नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह विभिन्न राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर देश को गुमराह कर रहा है। शाह ने स्पष्ट किया कि SIR पूरी तरह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और संसद में SIR की विस्तृत समीक्षा की मांग इसलिए संभव नहीं है। शाह ने कहा कि सत्र की शुरुआत में विपक्ष के हंगामे से यह गलत संदेश गया कि सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा से बच रही है, जबकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और NDA कभी बहस से पीछे नहीं हटता। उन्होंने कांग्रेस पर SIR को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि पहला SIR 1952 में नेहरू सरकार के दौरान हुआ था और बाद में इंदिरा गांधी के समय भी कई बार यह प्रक्रिया अपनाई गई। गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठियों या मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहे तो चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और देश की सुरक्षा प्रभावित होगी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि मैं विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मतदाता सूची नई हो या पुरानी, आपका हारना तय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शाह को टोकते हुए सदन में चैलेंज किया कि वह उनके द्वारा वोट चोरी पर की गई तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करें। कांग्रेस नेता शशि थरूर को वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 दिए जाने की घोषणा पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शशि थरूर ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें न इस पुरस्कार की कोई पूर्व जानकारी थी और न ही उन्होंने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने बिना सहमति के उनका नाम घोषित किया, जो गैर जिम्मेदाराना है। थरूर ने बताया कि वे कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होंगे। यह पुरस्कार HRTS इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है और 10 दिसंबर को NDMC कन्वेंशन हॉल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में दिया जाना था। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी कांग्रेस सदस्य को सावरकर के नाम पर पुरस्कार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सावरकर ने ब्रिटिश शासन के आगे घुटने टेके थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कहा है कि वह ना तो वीर सावरकर अवार्ड स्वीकार करेंगे और ना ही 10 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। थरूर ने आयोजकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी मंजूरी के बिना उनका नाम अवार्ड प्राप्तकर्ताओं की सूची में गैर जिम्मेदाराना तरीके से शामिल किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अवार्ड देने वाली संस्था HRTS इंडिया के सेक्रेटरी अजय कृष्णन ने थरूर के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि थरूर को पहले ही अवार्ड की जानकारी दी गई थी और वे घर पर उनसे मिले भी थे। कृष्णन ने आरोप लगाया कि शायद वह कांग्रेस के दबाव से डर गए हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी दौरे पर रहेंगे। वहां वे जर्मनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी IOC ने बताया कि यह यात्रा पार्टी की वैश्विक आउटरीच रणनीति का हिस्सा है और उनके साथ सैम पित्रोदा भी रहेंगे। IOC जर्मनी और UK के नेताओं ने कहा कि यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका पर सार्थक संवाद का मंच बनेगा। हालांकि यह यात्रा भारत में विवाद का कारण बन गई है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चल रहा है। भाजपा ने राहुल गांधी पर संसद छोड़कर विदेश जाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें अंशकालिक नेता बताया, जबकि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन्हें विदेश नायक और लीडर ऑफ पर्यटन कहा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल को विदेश नायक करार देते हुए आरोप लगाया कि वे नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों से ज्यादा विदेशी यात्राओं को तरजीह दे रहे हैं। पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है, विदेश यात्रा। राहुल गांधी की जर्मन यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर संसद चलने के दौरान विदेश जाते हैं और बाद में दावा करते हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल संसद में गैर जरूरी मुद्दों पर बहस कराता है। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल का बड़ा हिस्सा विदेश यात्राओं में बिताते हैं, इसलिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाना अनुचित है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता
राहुल गांधी ने बुधवार को नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों और विजिलेंस कमीशन के एक सदस्य की नियुक्ति पर चर्चा के लिए बैठक की। संसद के विंटर सेशन के बीच पीएम के चैम्बर में हुई यह बैठक लगभग 90 मिनट चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में असहमति नोट दर्ज किया। ये तीनों नेता प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल हैं और इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। सरकार ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली पैनल इन पोस्ट के लिए नाम चुनने और रिकमेंड करने के लिए 10 दिसंबर को मीटिंग कर सकती है। सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 12(3) के तहत प्रधानमंत्री इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया गया एक केंद्रीय मंत्री भी होता है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए नामों को चुनता है और उनकी सिफारिश करता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के प्रोसेस के मुताबिक जो लोग इंटरेस्टेड है उनकी डिटेल्स अखबारों में एडवर्टाइजमेंट और DOPT वेबसाइट पर मंगाई जाती है। DOPT इन डिटेल्स को टेबल में डालकर प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई सर्च कमेटी को भेजता है, जिसके चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। नाम और शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को उनके एप्लीकेशन के साथ पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने सायन स्थित 7,658 वर्ग मीटर की प्राइम जमीन विश्व हिंदू परिषद को 30 साल की लीज पर सिर्फ 10,186 रुपए वार्षिक किराए पर देने का फैसला किया है, यानी 848 रुपए महीना किराए पर। मेडिकल एजुकेशन के लिए आरक्षित यह भूखंड PMC की संपत्ति है, जिसका बाजार मूल्य वर्तमान दरों के आधार पर लगभग 247 करोड़ आंका जा रहा है। VHP को लीज होल्ड प्लॉट को फ्री होल्ड में बदलने के लिए अलग से 9.72 करोड़ देने होंगे। BMC ने यह आवंटन मुंबई महानगर पालिका अधिनियम की धारा 92 TD के तहत किया, जो विशेष परिस्थितियों में बाजार मूल्य से कम दर पर भूमि देने की अनुमति देती है। VHP का दावा है कि जमीन का उपयोग कैंसर मरीजों के लिए आवासीय सुविधा के विस्तार में किया जाएगा। हालांकि जमीन का लैंड यूज मेडिकल शैक्षणिक ही रखा गया है और DCPR 2034 के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी BMC आयुक्त की होगी। वहीं विपक्ष ने इस कदम को बीजेपी विश्व हिंदू परिषद को फायदा पहुंचाने वाला निर्णय बताया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद को करोड़ों की जमीन गिफ्ट की गई है, जबकि संगठन को स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर तीखी आलोचना हुई, जिसमें इसे सरकारी जमीन का दुरुपयोग, BMC चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ और सस्ते में दिया गया सौदा बताया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आते ही केंद्र सरकार ने 3 साल बाद राज्य में मनरेगा को फिर से बहाल कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए योजना को विशेष शर्तों और उपायों के तहत तत्काल लागू करने की घोषणा की। यह बहाली कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 20 लाख रुपए से अधिक की कोई भी मनरेगा परियोजना नहीं चलेगी। सभी मजदूरों का 100% eKYC अनिवार्य होगा और हर काम से पहले फील्ड विजिट करना पड़ेगा। मजदूरी का भुगतान सिर्फ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खातों में होगा। केंद्र ने कहा है कि राज्य को कामकाज का बजट हर तिमाही परफॉर्मेंस देखकर दिया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में एक समय पर 10 से ज्यादा काम शुरू नहीं होंगे और सभी रिपोर्टें सोशल ऑडिट में अपलोड करनी होंगी। यह फैसला चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनरेगा बंगाल में 51 से 80 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रभावित करता है और यह मुद्दा TMC बनाम बीजेपी की राजनीति का केंद्र बन चुका है। TMC इसे केंद्र की प्रतिशोध की राजनीति बताकर ग्रामीण वोटर्स को साध रही है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार रोकने का कदम बता रही है। चुनाव से पहले मनरेगा की वापसी को दोनों दल अपने अपने नैरेटिव के तहत भुनाने की तैयारी में हैं। उड़ानों के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने और लंबे विलंब के बाद DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर दबाव और बढ़ा दिया है। नियामक ने इंडिगो के CEO को 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तलब किया है और परिचालन दिक्कतों पर विस्तृत डेटा और अपडेट पेश करने को कहा है। यह कदम तब आया जब यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच इंडिगो की उड़ानें लगातार प्रभावित हो रही हैं। इससे पहले DGCA ने इंडिगो को अपने परिचालन में 5% कटौती करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 10% करने का सुझाव दिया। लगातार हो रही समस्याओं के चलते नियामक अब एयरलाइन से जवाबदेही और सुधारात्मक कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी चाहता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान तेरी और उड़ान रद्द होने से पैदा हुए संकट पर केंद्र सरकार और डीजीसीए को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि आप क्या लाचार हैं और यह सवाल उठाया कि जब स्थिति बिगड़ रही थी तब सरकार क्या कर रही थी और हवाई किराया 35 से 40 हजार रुपए तक कैसे पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि संकट के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है और फंसे यात्रियों को तत्काल उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही डीजीसीए और केंद्र को एयरलाइन में पर्याप्त पायलट भर्ती सुनिश्चित करने और संचालन सामान्य करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी, जिसके लिए सरकार को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर नया विवाद उत्पन्न करते हुए दावा किया है कि यह प्रावधान मूल रूप से गुलामों के बच्चों के लिए बनाया गया था, न कि अमीर प्रवासियों के लिए। पॉलिटिको से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि 14वें संशोधन की व्याख्या का गलत उपयोग कर प्रवासी परिवार अमेरिका में जन्म लेकर स्वतः नागरिकता हासिल कर रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि सुप्रीम कोर्ट उनके प्रशासन के खिलाफ निर्णय देता है तो यह बहुत बुरा फैसला होगा। राष्ट्रपति बनने के पहले दिन यानी 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने का कदम उठाया था, जिसके तहत 30 दिन बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलने की बात कही गई थी। हालांकि कई फेडरल अदालतों ने इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जून 2025 में हस्तक्षेप किया और कहा कि फेडरल कोर्ट देश भर में ऐसे आदेशों पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा कर रहा है। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक माना जाता है, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग मनाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। नेताओं ने कहा कि इस मान्यता से दीपावली की वैश्विक स्वीकार्यता और सांस्कृतिक महत्व और मजबूत होगा। यूनेस्को के अनुसार यह लिस्ट उन परंपराओं और जीवित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दर्ज करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।